औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पाकिस्तान पिनल कोड में हम प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस हैं उसी से रेलेवेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो बेटा इसमें नया हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल ट्रेसपास, जो कि सेक्शन 441 से लेकर सेक्शन 462 तक मुहित है। ट्रेसपास का लुग़वी मानी तो मुखल होने को कहते हैं कि किसी की आज़ादी में या किसी की भी प्रॉपर्टी में आप मुखल हों, दखल अंदाजी करें, तो उस सूरत में उसे कहा जाएगा कि उसने ट्रेसपास किया है। लेकिन कब ये ट्रेसपास क्रिमिनल हो जाएगा, या पीपीसी ने सेक्शन 441 में इसे क्रिमिनल ट्रेसपास कहा गया है। तो बेटा जब सेक्शन को हम सब डिवाइड करें समझने के लिए, तो हुएवर एंटर इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी में कोई दाखिल हो, वो प्रॉपर्टी किसी और बंदे की पोजेशन में हो, यानी कि दाखिल होने वाले बंदे की पोजेशन में नहीं है, किसी और बंदे की पोजेशन में है। उसकी नीयत क्या है बंदे की, वो कोई ऑफेंस करना चाह रहा है। ऑफेंस जिस तरह का आपको पता है सेक्शन 40 ऑफ पीपीसी में डिफाइन किया गया है, एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय लॉ, और टू इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय। इंटिमिडेट सेक्शन 503 में क्रिमिनल इंटिमिडेट को डिफाइन किया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन को डिफाइन किया गया है कि थ्रेटन करे किसी बंदे को कि नुकसान पहुंचाएगा उसकी प्रॉपर्टी को, उस इंसान उसकी जिस्म को या उसकी रेपुटेशन को। इस तरह से इंसल्ट करना किसी की, या फिर उसे अनॉय करना। अनॉय से मुराद होगा कि उसे नाराज करना, उस एक्ट से वो नाराज हो। नीयत उस बंदे की क्या है, ऑफेंस करने की, या इंटिमिडेट, इंसल्ट और अनॉय उस बंदे को करने के लिए जो कि पहले जिक्र आ गया जिसके पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे जो शुरू में उसने उसके प्रॉपर्टी में दाखिल हुआ है तब क्रिमिनल ट्रेसपास हो गया, उसकी ये नीयत थी। लेकिन जब वो दाखिल लाफुली हुआ है, यानी कि जिस बंदे की पोजेशन में प्रॉपर्टी उसकी इजाजत से वो दाखिल हुआ है, लेकिन कुछ अरसे बाद उसने वो इजाजत खत्म हो गई है, अनलॉफुली रिमेन्स देयर से मुराद यही है कि वो इजाजत या वो मकसद खत्म हो गया हुआ है। क्यों जनाब, कि वो अब बगैर इजाजत के या अनलॉफुली उधर रह रहा है उसी काम के लिए, इंटिमिडेट, इंसल्ट या अनॉय करने के लिए उस बंदे को लिए, या वो कोई ऑफेंस करने की नीयत से उधर मौजूद है, तो फिर कहा जाएगा कि उसने क्रिमिनल ट्रेसपास किया है। क्रिमिनल ट्रेसपास की जो पनिशमेंट है या इसका पिनल सेक्शन है वो सेक्शन 447 है, जिसमें इसकी सजा है आइदर डिस्क्रिप्शन की 3 मंथ्स तक, उसे जुर्माना हो सकता है 500 रुपए तक, या अदालत अगर चाहे तो दोनों किस्म की सजाएं उसे दे सकती है, या सिर्फ जुर्माना भी कर सकती है। एक आप में से स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर हमें साथ साथ बताया तो जाया करें कि आया पुलिस इस पे पर्चा, जिसे हम एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 145, अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी कहते हैं, कि वो इस पे करेगी या नहीं करेगी। तो इस वाले से बेटा आप जाएंगे शेड्यूल 2 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसमें 7 कॉलम्स पे मुहित एक टेबल है जिसमें हर पीपीसी के हर जो पीनल सेक्शन है उसका स्टेटस, उसका नेचर बता दिया गया है। तो पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ये ऐसा जुर्म है जिस पे पुलिस एफआईआर कर सकती है और तफ्तीश शुरू कर सकती है और बंदे को गिरफ्तार भी कर सकती है। सेक्शन 4(1)(f अगर आप देखेंगे सीआरपीसी का, तो उससे आपको पता लगेगा कि जो ऐसे मुकदमे या ऐसे केसेस हैं जिसमें पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर ले तो उन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस कहते हैं। तो बेटा ये पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट को फिर आप कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल बाय पुलिस के से भी पुकारते हैं। बेलेबल है, कंपाउंडेबल है। बेलेबल है सेक्शन 496 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अगर आप देखें, तो उसमें हमें जिक्र किया गया है कि जिन जिन ऑफेंसेस को बेलेबल करार दिया गया है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन, उसमें ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन यानी कि एसएचओ, या फिर मजाज अदालत जिसके पास ये केस जाएगा तो वो मुचलका लेकर, जिसे बेल बॉन्ड कहते हैं, विद और विदाउट श्योरिटीज उस बंदे को छोड़ देती है, एज अ राइट है ये। कंपाउंडेबल ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें मुद्दई और मुलजम अगर आपस में सुलह कर लें तो फिर वो केस भी ड्रॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये जो 447 के तहत ऑफेंस है क्रिमिनल ट्रेसपास का, ये कंपाउंडेबल भी है।
बेटा इस सिलसिले में केस लॉ है गुलाम नबी वर्सेस स्टेट, पीएलडी 1959, वेस्ट पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट का बेंच था, 495 पेज के ऊपर। अदालत हमें बताती है कि इससे क्या मुराद है कि प्रॉपर्टी की पोजेशन किसी और बंदे के पास है। What is really meant is that the person concerned should be so situated with respect to it that he has the power to deal with it as owner to the exclusion of all others। इससे मुराद ये है कि वो बंदा इस लिहाज से उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुदरत रखता है या उसके पास मौजूद है कि जिससे वो बाकी लोगों को उससे बेदखल कर सके, एक्सक्लूडिंग अदर्स, वो उसको एंजॉय कर सके। In alpha, these words do not mean that the person in possession of the property must be physically present on the premises at the time of the trespass। इन अल्फाज से ये मुराद हरगिज नहीं है कि जब ट्रेसपास कमिट किया जाए तो जो जिस बंदे के पास पोजेशन थी तो वो उधर मौके पर मौजूद हो। अदालत ने, हम इस केस को डिटेल में भी देखेंगे, तो अदालत ने बयान किया कि जिस तरह शॉप्स पे है लोग, मालिक आता है जाता है, तो उस सूरत में जब वो उधर मौजूद नहीं होगा तो कोई भी उसकी प्रॉपर्टी पे आकर ट्रेसपास कर सकता है। घरों में काम के लिए बंदा अगर बाहर जाते हैं तो उनकी गैर मौजूद में अगर लॉक लगाया हुआ है तो कोई भी ट्रेस पास कर सकता है उस प्रॉपर्टी अब जाके। नहीं, जरूरी नहीं है कि मौके पर उस बंदे का मौजूद होना जरूरी है। That the actual presence of the person concerned on the premises is not essential to constitute an offence under section 441 and 442 of the CRPC। तो इस चीज के लिए जरूरी नहीं है कि वो बंदा मौके पर मौजूद हो 441 के ऑफेंस क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए। नेक्स्ट बेटा एक और केस है हमारे पास पेशावर हाई कोर्ट का, मोहम्मद गुलाम वर्सेस गुलाम सरवर खान। अब इधर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का जिक्र हुआ है। सेक्शन 441 पीपीसी डज नॉट contemplate a constructive possession। The reason is quite obvious, that a person who is not in actual possession of any property cannot possibly be intimidated, annoyed, or insulted by the entry of somebody else into that property। तो बंदा जब गैर हाजिर हो उस प्रॉपर्टी से तभी वो कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में है। तो यहाँ से अदालत की क्या मुराद है? अगर इन दोनों केस को देखें तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन हम डिटेल में देखेंगे तो उधर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन किस तरह से नहीं उस बंदे की होती है, एक्चुअल पोजेशन आउटडेट द कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। मुजारे का ये केस है तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा सेक्शन 442 है। क्रिमिनल ट्रेसपास के बाद ऑफेंस थोड़ा सा और बढ़ गया, हाउस ट्रेसपास। कब कहा जाएगा कि जब किसी प्रॉपर्टी में कोई ट्रेसपास करे तो वो हाउस ट्रेसपास हो जाएगा? तो प्रॉपर्टी के नेचर पे डिपेंड करता है। क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं आप, वही बेटा ऑफेंस अनॉय इंटीमिडेट मकसद के लिए, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को आपने किया है वो क्या है, ह्यूमन डिवेलिंग के लिए यूज हो रही है, बिल्डिंग, टेंट और वेसल, या वो प्लेस ऑफ वर्शिप है या प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी है। अगर इन मकासद के लिए वो चीज इस्तेमाल कर रही है तो फिर इस पे अगर कोई ट्रेसपास करेगा तो उसे कहा जाएगा हाउस ट्रेसपास। एक्सप्लेनेशन में क्लियर कर दिया गया है कि पूरे का पूरा उसके अंदर दाखिल होना जरूरी नहीं है। जिस वक्त उसने उसमें अब कोई भी बॉडी पार्ट उसके एंटर हो गया हुआ है तो ट्रेसपास कमिट हो जाएगा। ये बेटा ये जो एक्सप्लेनेशन देने की गर्ज है, जब हम केस लॉस में देखेंगे डिफेंसेस ऑफ जब लेते हैं बंदे कि ये हमारे घर में ट्रेसपास कर रहा था तो उस सूरत में सेल्फ डिफेंस के उसके ऊपर हमने हमला किया, तो उधर इसकी अहमियत काफी ज्यादा हो जाएगी। हाउस ट्रेसपास के रिलेटेड जो पीनल प्रोविजंस है अब वो हम डिस्कस करेंगे। 448 में पनिशमेंट हाउस ट्रेसपास की बयान की गई है। पहले तो क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए 3 मंथ थी तो बढ़ के 1 साल हो गई। जुर्माना बढ़ के या 3,000 रुपया या दोनों सजाएं दे सकती है। इस तरह से बेटा ये पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल है और कंपाउंडेबल है। सेक्शन 449 हमें बता रहा है कि उस जुर्म उस वक्त क्या सजा होगी जब बंदे ने हाउस ट्रेसपास कमिट किया और ऐसा ऑफेंस करने की उसकी नीयत थी जिसकी पनिशमेंट डेथ है। डेथ आपने देखा है कि पीपीसी के कई सेक्शन में डिफाइन किए गए हैं। मशहूर मरूफ कत्ल अमद के लिए आपको पता है पेनल्टी डेथ है। फिर वॉर से रिलेटिंग जो ऑफेंसेस है उनमें डेथ की पनिशमेंट है।
तो ऐसा ऑफेंस करने की नीयत से जब हाउस ट्रेस पास किया जाए जिसके लिए पनिशमेंट डेथ बयान की गई है, तो उस बंदे को डेथ उसने कमिट नहीं, उसने वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, लेकिन हाउस ट्रेस पास तो उसने किया और नीयत उसकी ये थी, तो उस सूरत में सजा क्या है? उम्र कैद होगी, या तो फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या कैद बा मुशक्कत 10 साल के लिए। अदालत इन दोनों में से कोई भी दे सकती है, या और लेकिन जरूरी है कि अदालत उसे फाइन भी कर लेगी। शेल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, एंड का लफ्ज है, ठीक है बेटा। पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें भी नॉट बेलेबल है और नॉट कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल में तीन अब आपकी किस्म आ जाएगी। एक आ जाएगी कंपाउंडेबल के मुद्दई और मुलजम खुद से राजीनामा कर लें। नॉट कंपाउंडेबल जिनमें राजीनामा या सुलह नहीं हो सकती, क्योंकि ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है या ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक लॉ का डोमेन है, इसलिए नहीं हो सकती। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस भी आप देखेंगे कि जो कि कंपाउंडेबल है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। उनकी ग्रेविटी दरमियानी नेचर की है कि फिर भी अदालत बयान लेना चाहेगी मुद्दई का कि आया वो बिला जबरो करा ये सुलह कर रहा है या नहीं कर रहा है। नॉट बेलेबल ऑफेंसेस के लिए सेक्शन 497 है आपका सीआरपीसी का, उसमें कुछ ग्राउंड्स बताई हैं, और उसके अलावा काफी ज्यादा आपको केस लॉज में ग्राउंड्स मिलती हैं। जैसा औरत है, सिख बंदा है, 16 साल से कम उम्र का बंदा है, तो अगर वो ग्राउंड्स मौजूद है तो अदालत उनको बेल पे भी दे सकती है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। उस सूरत में अदालत की मर्जी शामिल होगी तो अदालत देगी। बेटा नेक्स्ट सेक्शन है कि ऐसे ऑफेंसेस कमिट करने के लिए हाउस ट्रेस पास किया जाए जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ रखी गई है। अगर जैसा आपको पता है सेक्शन 302 कत्ल अमद के लिए भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सजा है। तो ऐसे ऑफेंसेस कमिट करने के लिए नियत से अगर हाउस ट्रेस पास किया जाए तो सजा कितनी है? 10 साल तक सजा अदालत दे सकती है और उसे फाइन भी करेगी। पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉट बेलेबल है, नॉट कंपाउंडेबल है। सेक्शन 451 हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ग्रेविटी अब कम हो रही है जिस नीयत के ऑफेंस करने के लिए हाउस ट्रेसपास किया गया है। अब ना ये डेथ है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, बल्कि और कोई सजा है। तो बेटा उस सूरत में अदालत 2 साल तक सजा दे सकती है, लेकिन जुर्माना भी करेगी। और ऐसे ऑफेंस के लिए कॉग्निजेबल पुलिस है, लेकिन ये बेलेबल ऑफेंस है और इसमें कंपाउंडेबल है, ये सुलह हो सकती है लेकिन अदालत की मर्जी से, अदालत की सुपरविजन के अंडर ही। लेकिन इस सूरत में जो बंदा अगर किसी हाउस ट्रेस पास करता है थेफ्ट कमिट करने के लिए, 378 में आपने देखा है सरका के लिए, चोरी के लिए अगर जाता है वो बंदा, तो उस सूरत में सजा फिर बढ़ा दी गई है। सजा उस सूरत में फिर 7 साल तक अदालत मैक्सिमम पनिशमेंट उसे दे सकती है। इस सूरत में फिर ये नॉट बेलेबल और नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस बन जाएगा। सेक्शन 452 हाउस ट्रेसपास से रिलेटेड ही ऑफेंसेस हैं। इन सिचुएशन में किस तरह की सजाएं हैं इस सिलसिले में? अब जो अक्यूज है उसने हाउस ट्रेसपास कमिट किया है, लेकिन वो पूरी तरह तैयारी करके गया है। किस चीज की तैयारी उसने की थी? कि वो या तो हर्ट पहुंचाएगा किसी को, या असॉल्ट करेगा, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किसी बंदे को करने की नीयत से पूरी तैयारी से असला वगैरह लेकर वो अंदर गया है। या फिर उसका मकसद ये था कि उन बंदे को वो खौफ दिलाए, हर्ट का, असॉल्ट का और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, कि उनको खौफ में मैं मुब्तला करूं। इस सूरत में तब फिर 452 के तहत उसकी कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। इस सूरत में सजा 7 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी होगा। बेटा हाउस ट्रेस पास और क्रिमिनल ट्रेस पास के बाद अब और ग्रेविटी बढ़ गई है लर्किंग हाउस ट्रेस पास कि किस सूरत में कहा जाएगा जब ऑफेंस लगता है ऐसा कि लर्किंग हाउस ट्रेस पास उसने कमिट किया। सेक्शन 443 बयान करता है कि जो हाउस ट्रेस पास करने वाला बंदा ऐसे प्रिकॉशंस को करे जिससे वो अपने आप को छुपा ले उस बंदे से जिसके पास राइट है कि उसको वो उस बिल्डिंग से, टेंट से या वेसल से वो निकाल सके, क्योंकि बूदो घर के लिए तो इंसानी रिहायश के लिए ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो उसका जो एक्चुअली में वो बंदा या तो उधर मौजूद है मौके पर, एक्चुअल पोजेशन उसके पास है, या उसके पास इख्तियार है किसी भी वजह से कि वो उसको उस प्रॉपर्टी से बाहर निकाल सके। तो उससे अगर छुपा के वो उस हाउस ट्रेस पास कमिट करता है तो इसे हम कहेंगे लर्किंग हाउस ट्रेस पास। अब बेटा लर्किंग हाउस ट्रेस पास बाय नाइट, रात को, रात को किस तरह से डिफाइन किया गया है सेक्शन 444 में?
आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। तो हम अपनी जुबान में से कह सकते हैं कि मगरिब के बाद और फजर से पहले अगर कोई बंदा हाउस ट्रेसपास कमिट करे इस तरह से कि वो एक्चुअल पोजेसर ऑफ द प्रॉपर्टी है, उसे अपने आप को कंसील करके ये काम करे, तब कहा जाएगा कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट कमिट हो गई है। ग्रेविटी और ऑफेंस की बढ़ जाती है, और इस हमारे टॉपिक में ये सबसे बड़ा पीनल सेक्शन है, डेफिनेशन सेक्शन है, कि इसमें 6 तरीकेकार से बताए गए हैं कि जब किसी भी हाउस ट्रेसपास कमिट करते हुए अगर कोई ऐसे 6 जराए बयान कर दिए गए हैं, इन 6 तरीकों में से अगर कोई तरीका अपनाते हैं मुल्जम, तो फिर कहा जाएगा कि उसने हाउस ब्रेकिंग कर दी है। A person is said to commit house breaking who commits house trespass if he affects his entrance into the house or any part of it in any of the 6 ways hereinafter described। अब बेटा पहले तो बयान हो गया कि उसने एंट्री घर में इस तरह से ली। अब दूसरा क्या है, या और इफ बीइंग इन द हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट, घर में वो पहले से मौजूद है, फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, मकसद उसका क्या है, वो जुर्म करने आया है, उस घर में पहले से मौजूद है, और या फिर उसने जुर्म कर लिया है, और हैविंग कमिटिंग एन ऑफेंस देयरइन ही क्विट्स द हाउस, घर से या घर से किसी हिस्से में वो इन 6 तरीकों से जो आगे नेक्स्ट बयान किए जाएंगे उनका इस्तेमाल करते हुए वो अगर निकलता है, तब भी कहा जाएगा कि उसने हाउस ब्रेकिंग की है। पहला तरीकाकार बेटा हाईलाइट मैंने अंडरलाइन की कर दी है आपके लिए, कि इनको आप हेडिंग्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, हिमसेल्फ से मुराद ट्रेसपासर, और बाय एनी अबैटर, हाउस ट्रेसपास करते हुए वो एंटर करता है, कमिट करता है, इस ऐसा कोई जरिया, ऐसा कोई रास्ता वो अपने लिए खुद बनाता है, या उसको अबैटमेंट करने वाला बंदा अगर बनाता है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि उसने हाउस ब्रेकिंग की है। यानी कि ये ना नेचुरल तरीके से पहले से मौजूद था कोई ऐसा जरिया, और ना ही उधर प्रॉपर्टी की पोजेशन में बंदा है वो किया। इसके लिए बेटा आप इलस्ट्रेशन ए दे सकते हैं, मेकिंग अ होल। पुराने दौर में इसी तरह से नकब लगाना जिसे कहते हैं ना, कि दीवार को उसमें फाड़ कर उसमें सुराख करके एंटर करना, तो उससे कहा जाएगा कि हाउस ब्रेकिंग की है। दूसरा क्या तरीकेकार है, पैसेज नॉट इंटेंडेड फॉर ह्यूमन एंट्रेंस, कोई ऐसा जरिया तरीका इस्तेमाल करना जो वहां पे मौजूद तो था एंट्री या एग्जिट के लिए, लेकिन वो ह्यूमन एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, या फिर दाखिल होते हैं बाय स्केलिंग और क्लाइंबिंग, दीवार चढ़ के, दीवार फांद कर, अगर दीवार चढ़ कर या दीवार फांद कर अगर किसी बिल्डिंग या वॉल के जिसे आप क्रॉस करके अगर घर में एंटर करते हैं, तब कहा जाएगा कि हाउस ब्रेकिंग की गई है। इलिस्ट्रेशन बी और इलिस्ट्रेशन सी है। बी में बयान किया गया है कि आपने शायद पुरानी वर्ल्ड वॉर की अगर मूवीज आपने देखी हो या पुरानी मूवी देखी हो, तो शिप्स में ना होल से बने होते हैं, पॉट होल उन्हें कहते हैं, जिसमें अक्सर जब जहाज सेल करने लगते थे तो लोग मुलाकात करते थे अपने रिश्तेदारों से, या हवा वगैरह खिड़की के इस्तेमाल के लिए उसे रखा जाता था, लेकिन ह्यूमन एंट्री एग्जिट के लिए उसे इस्तेमाल नहीं किया जाता था उस सूरत में। फिर आपके घरों में रोशनदान है, खिड़की हैं, तो बेटा वो तो इस मकसद के लिए नहीं है, इलस्ट्रेशन सी जिसका बयान करी है कि उसके जरिए से घर में एंट्री और एग्जिट किया जाए, लेकिन ऑफेंस करने वाला, हाउस ट्रेसपास करने वाला इस तरीके को आजमाएगा तो कहा जाएगा हाउस ब्रेकिंग उसने की है। थर्डली ये है कि अगर कोई ऐसा पैसेज है, he or any abettor of the house trespass has open, अबेटर ने ओपन किया है या उस बंदे ने किया है, लेकिन ऑक्युपायर ऑफ द हाउस है, उसकी नीयत नहीं है, नॉट इंटेंडेड बाय द ऑक्युपायर, तब भी कहा जाएगा कि ये फिर जो जराए इस्तेमाल किए हैं इससे फिर हाउस ब्रेकिंग हो गई है। इलस्ट्रेशन डी डी है, एक्सप्लेन करती है कि घर है, घर को जिस तरह आप चिटखनी लगा के रखते हैं, फासन करके बांध के रखा है उसमें एंट्री और एग्जिट के दरवाजे को, और उसको वो खोलते हैं, तो घर वालों की तो मंशा नहीं, आप जब घर सारे आप ताले दरवाजे बंद करके सोते हैं, तो उस दौरान में अगर वो उनको लॉक उसको कोई फासन चीज को वो खोल के अंदर आ जाए, तब कहा जाएगा कि हाउस ब्रेकिंग की है। फोर्थली है बाय ओपनिंग एनी लॉक, मिसाल उसकी इलस्ट्रेशन ई और इलस्ट्रेशन एफ में आपको मिल जाती है कि अगर वो चिटखनी का है, कोई घर का लॉक है, चिटखनी है, उसको वो वायर के जरिए से खोल लेता है, या फिर घर का ताला है, ताले की जो की है, लॉक की है, वो गुम हो गई है, और उसके इस्तेमाल को करते हुए अगर हाउस ट्रेसपास किया जाए, तब भी कहा जाएगा हाउस ब्रेकिंग हुई है।
फिफ्थली बेटा, बाय यूजिंग एनी क्रिमिनल फोर्स ऑफ कमिटिंग एन असॉल्ट। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स आप ऑलरेडी देख चुके हुए हैं। ये करते हुए किसी बंदे को, या किसी बंदे को थ्रेटन करे असॉल्ट करने कि मैं तुम्हारे नुकसान पहुंचा दूंगा, और उस जरिए से फिर वो एंट्री या एग्जिट करे, तब कहा जाएगा हाउस ब्रेकिंग है। इलिस्ट्रेशन जी में है कि मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, आप आते हो मुझे धक्का दे के गिरा देते हो, मेरे घर के अंदर घुस जाते हैं, हाउस ब्रेकिंग हो गई। मैंने गार्ड रखा हुआ है घर के बाहर, आप उस गार्ड को धमकी लगाते हैं, जो असॉल्ट थ्रेटनिंग एनी पर्सन की मिसाल है एच में, तो उसको फिर वो डर जाता है और आप एंट्री कर जाते हैं, तो उस सूरत में भी हाउस ब्रेकिंग हो गई। सिक्सली, छठे नंबर पे ये है कि उसने कोई एंट्रेंस या डिपार्चर है जिसको फास्टन किया गया है, जिसको बंद किया गया है, लेकिन वो उसको खोल के वहां से एंट्री करता है या एग्जिट करता है। सेक्शन 445 की एक्सप्लेनेशन में हमें बताया गया है कि घर से मुराद वो बिल्डिंग नहीं है, अगर उस बिल्डिंग के एडजेसेंट कोई आउट हाउस है या कोई छोटी बिल्डिंग है, एनेक्सीज होती हैं, या घर, दो घरों के दरमियान में आपस में अगर इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए कोई रास्ता मौजूद है, तो वो भी पार्ट ऑफ द हाउस ही तस्वर होगा, और उसमें भी हाउस ब्रेकिंग। ये नहीं कहा जा सकता कि ये स्टोर था जनाब, लेकिन अगर कम्युनिकेशन उसके अंदर डायरेक्ट है, इमीडिएट है, तब कहा जाएगा कि ये भी घर का हिस्सा है, और उसको भी अंदर जाने से फिर हाउस ब्रेकिंग हो जाएगी। ये अनॉइंस को भी डिफाइन कर रहा है ये पैरा। मैंने केस लॉ लिया है, गुलाम नबी वर्सेस द स्टेट, वेस्ट लाहौर हाई कोर्ट का ही ये केस है। इसमें अब अदालत दो सवालों के जरिए से आपको बयान कर रही है, हाउस ब्रेकिंग की क्योंकि मिसाल इसमें है, लेकिन अनॉइंस भी इसमें शामिल है। व्हाट एल्स could have been the intention of the petitioner in breaking open the lock and taking possession of the house? घर का ताला तोड़कर एंटर करके उस पर कब्जा करने से क्या नीयत हो सकती है किसी की? अदालत ये सवाल खुद ही रेज करती है। फिर आगे पूछती है, कैन इट बी सेड दैट ही हैड नो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अनॉन्स टू द कंप्लेनेंट? क्या ये कहा जा सकता है उसकी इंटेंशन नहीं थी कि जो कंप्लेनेंट है उसको अनॉय करने की? अदालत अब इसके जवाब क्या देती है? अ पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू इंटेंड द इनएविटेबल एंड नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे नतायज जो कि किसी भी एक्ट के नतीजे में आम हालात में होते हैं कि होंगे, तो हर बंदे के एक्ट को उसी नजर से किया जाता है कि इसके नतायज क्या है। इफ द मैटर वर टू बी जज्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ अ रीजनेबल मैन, रीजनेबल मैन को प्रूडेंस भी, प्रूडेंट पर्सन भी कहते हैं, there can be no two opinions about it that such a trespass will be deemed to have been committed with the intention of disturbing the reasonable peace of the mind of the complainant। तो इसके नतीजे में कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही बनने का नतीजा निकला है कि अगर घर का ताला तोड़कर उस पर कोई कब्जा करता है, तो उस प्रोसेस उसका यही है कि वो बंदे को अनॉय करना है। अनॉय किस तरह करना है? अनॉय से क्या मुराद है? डिस्टर्बिंग द रीजनेबल पीस ऑफ माइंड। उर्दू में लफ्ज नाराज होना उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो पीस ऑफ माइंड जब आपका दुरुस्त नहीं रहेगा तो आप नाराज ही होंगे। अब बेटा ग्रेविटी और बढ़ गई, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो उसी तरह से जैसा लर्किंग हाउस ट्रेसपास था, तो आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, तो तब कहा जाएगा कि उन्होंने ये हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कमिट की गई है। अब सारे पीनल सेक्शंस आ जाएंगे। अब 453 सेक्शन में अगर आप देखें, तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग दोनों को आपके लेजिस्लेचर ने एक जैसा जुर्म करार दे के इसकी सजा एक जैसी रखी है। क्या सजा है? 2 साल कैद और जुर्माना। इसी तरह से कॉग्निजेबल बाय पुलिस ऑफेंस है, नॉट बेलेबल है, नॉट कंपाउंडेबल। सेक्शन 454 में बता रहा है कि जब आप लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करते हैं और नियत क्या है, कोई ऐसा ऑफेंस करने की जो उसमें नतीजे जिसकी सजा इम्प्रिजनमेंट है, तो उस सूरत में फिर क्या पनिशमेंट होगी? 2 साल तक पनिशमेंट है इसकी, और लायबल टू फाइन होगा। लेकिन अगर जिस नियत से लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग की गई है, वो कौन सा जुर्म की है? चोरी की है, थेफ्ट की, तो उस सूरत में सजा कितनी बढ़ सकती है? 10 साल तक अदालत फिर सजा दे सकती है। कॉग्निजेबल पुलिस ऑफेंस है, नॉट बेलेबल है, नॉट कंपाउंडेबल। सेक्शन 445 में हमें 455 में बयान कर रहे हैं कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग की जाए और वो पूरी तैयारी करते हैं क्या?
कौन सा ऑफेंस कमिट करने के लिए? किसी को हर्ट पहुंचाने के लिए, असॉल्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या इन तीनों चीजों का अगर फियर पहुंचाने के लिए तैयारी करके जाते हैं तो फिर सजा 10 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी होगा। कॉग्निजेबल पुलिस ऑफेंस है, नॉट बेलेबल, नॉट कंपाउंडेबल। सेक्शन 456 बयान कर रहा है कि जब लर्किंग हाउस स्ट्रेस पास किया जाए या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की जाए तो उस सूरत में फिर सजा कितनी है? तो उसके लिए बेटा 3 साल तक सजा और जुर्माना भी होगा। सेक्शन 457 में बयान कर रही है कि लर्किंग हाउस स्ट्रेस पास करती है या किया जाता है या हाउस ब्रेकिंग किया जाता है रात को, और मकसद क्या है? कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करना जिसके लिए सजा मुकर्रर है, तो उस सूरत में बेशक वो ऑफेंस कमिट हो या ना हो। हाँ बेटा, अगर वो ऑफेंस कमिट होगा तो उसका अलग पीनल सेक्शन लगेगा, उस पीनल सेक्शन की भी कार्रवाई होगी और इसकी भी होगी। ठीक है, तो इस जुर्म के लिए जो लर्किंग हाउस स्ट्रेस पास किया गया है या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट की गई है, 5 साल तक सजा है और जुर्माना भी होगा। और अगर ये चोरी करने की के लिए है तो उस सूरत में फिर सजा बढ़ के 14 साल तक अदालत दे सकती है, मैक्सिमम पनिशमेंट। कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस है, नॉट बेलेबल है, नॉट कंपाउंडेबल। सेक्शन 458, lurking house trespass or house breaking by night after preparation for hurt, assault or wrongful restraint or putting in fear of such। तो उस सूरत में बेटा 14 ईयर्स तक पनिशमेंट अदालत दे सकती है और फाइन भी करेगी अदालत। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉट बेलेबल है, नॉट कंपाउंडेबल है। सेक्शन 459 और 460 अभी इनका एक अलग सेट है। 459 हमें बयान कर रहा है कि जनाब जब लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग की गई है, उसमें क्या हो गया है? किसी को हर्ट पहुंचा है या इकदाम कत्ल किया गया है या हर्ट पहुंचाने की अटेम्प्ट की गई है, उस सूरत में फिर सजा क्या है? तो वो अगर कत्ल कमिट करता है तो उसकी सजा अलहदा होगी, वो आप कत्ले अमद 302 में देख रहे हैं। और अगर वो हर्ट पहुंचाता है तो उसकी सजा भी आप ऑलरेडी देख चुके हैं, उसकी सजा उसको अलहदा मिलेगी। और अगर उसने अटेम्प्ट किया है, जैसा कत्ल की अटेम्प्ट आपको पता है 324 में है, इकदाम कत्ल की या हर्ट की, तो वो सजा अगर सिर्फ इकदाम तक है तो उसकी सजा अलहदा मिलेगी। लेकिन साथ साथ अब अदालत की मर्जी है कि अदालत उसको उम्र कैद की सजा दे सकती है या 10 साल तक सजा दे सकती है, आइदर डिस्क्रिप्शन की। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉट बेलेबल, नॉट कंपाउंडेबल। सेक्शन 460, अब बेटा यहाँ पे आप वो जॉइंट लॉयबिलिटी का कॉन्सेप्ट ले आए जो कि हमने सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन और सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट में देखा था। अब सेक्शन 460 में क्या बयान कर रहा है? पर्सन जॉइंटली कंसर्न इन लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट punishable for qatl or hurt caused by any one of them voluntarily। अगर दो या दो से ज्यादा बंदे, पर्सन का जिक्र आ गया ना, उन्होंने लर्किंग हाउस ट्रेसपास की या हाउस ब्रेकिंग की, लेकिन साथ ही उन्होंने ऐसा जुर्म कर दिया, ठीक है, कत्ल जिसकी सजा कत्ल उन्होंने कर दिया या हर्ट कॉज किया, तो जितने भी मेंबर हैं अगर एक बंदे ने भी वॉलंटरली किया, यानी कि सेक्शन 34 के लिए कॉमन इंटेंशन या सेक्शन 149 के लिए आपने इंग्रेडिएंट्स देखे थे कॉमन ऑब्जेक्ट के, वो बेशक मौजूद ना हो, तो तमाम बंदों को उस कत्ल और हर्ट की भी सजा मिलेगी। प्लस ये सजाएं मिलेगी कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, और उसको वो सजा मिलेगी कौन सी? कमिटिंग कत्ल की या कॉजिंग हर्ट की या अटेम्प्ट टू कमिट कत्ल और हर्ट की जो सजा है वो उसको साथ ही मिलेगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉट बेलेबल, नॉट कंपाउंडेबल। वॉलंटरली सेक्शन 39 पीपीसी में आप देख चुके हैं कि तीन अगर चीजें, तीनों में से कोई चीज मौजूद हो तो कहा जाएगा कि उस बंदे ने कोई भी काम किया है वो वॉलंटरली किया है। इंटेंशन मौजूद हो या नॉलेज हो या रीजन टू बिलीव हो, उस बंदे को पता है, अंदाजा है कि मेरे ऐसे काम करने से ऐसा नतीजा हो सकता है, वो जानता है कि इसका ये इफेक्ट है, और या उसकी इंटेंशन है कि ये वो इफेक्ट लाना चाह रहा है, तब कहा जाएगा कि वॉलंटरली वो काम किया है। इस हवाले से केसला आपके पास है
Mirza and Nader versus the Crown, PLD 1952, Lahore High Court 609. But it is not necessary for the application of Section 460 PPC to the case of a person not directly responsible for voluntarily causing death to prove that the ingredients of Section 34 और 149 of the Pakistan Penal Code existed. यानी कि वो बंदा जिसने डेथ तो कॉज नहीं किया है, लेकिन वो लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में शामिल है, तो उसके ऊपर ये डेथ पेनल्टी या जो भी ऑफेंस साथ और कमिट हुआ है या 460 के तहत कार्रवाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि सेक्शन 34 149 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मौजूद हो। अदालत आगे बयान करती है, लॉ लुक्स विद ग्रेट डिसफेवर ऑन पर्सन हु कमिट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट और लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट। लॉ उन बंदों को बहुत बुरी निगाह से देखती है, फुल डिसफेवर करना चाहती है इन बंदों को जो ऐसा काम करें, and makes all person guilty of these offenses liable to severe penalty, और तमाम के तमाम बंदों को इन ऑफेंसेस के लिए जिम्मेदार करार देती है इफ एनी वन ऑफ देम, या दो से ज्यादा बंदों ने जब लर्किंग हाउस ट्रेस पास किया या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट किया है, इफ एनी वन ऑफ देम वॉलंटरली कॉजेज डेथ और ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्ट्स टू वॉलंटरली कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, कत्ल, हर्ट, इकदाम कत्ल या हर्ट की अटेम्प्ट करे to anyone even if their companion responsible for the result above mentioned had done the act without their knowledge and even against their wishes। तो मैं और एतजाज किसी घर में जाते हैं इसी तरह रात को, और मेरी नीयत नहीं है लेकिन वो जानबूझ के किसी बंदे को कत्ल कर देता है, तो मैं नहीं कह सकता कि जनाब मैंने तो उसे रोका भी था या हमारी ऐसी कोई कंसेंसस ऑफ माइंड तो मौजूद ही नहीं था। तो बेशक वो मेरे नॉलेज में बात नहीं थी कि उसकी नीयत कत्ल करने की है, ना ही मेरे उसमें कोई इंटेंशन थी, ना ही मेरी कोई ख्वाहिश थी, उसके बावजूद भी, क्योंकि ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है ना कि रात में अगर किसी के इस तरह से आप एंटर करते हैं, तो अगर घर वाले जाग जाएं तो अपने आप को बचाने के लिए मुल्जम फिर दूसरे को, इंसानी फितरत है ना कि अपने नुकसान को बचाने के लिए इंसान किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है। लास्ट टू सेक्शन है बेटा रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल आप किसी कंटेनर को भी कह सकते हैं, किसी बॉक्स को भी कह सकते हैं, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी को रखने के लिए सेफ कस्टडी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सेक्शन 461 बयान कर रहा है डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टिकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी। ऐसे किसी कंटेनर को डिसऑनेस्टली, आप ऑलरेडी ये देख चुके हुए हैं करना, तो सेक्शन क्या बयान कर रहा है, हूएवर डिसऑनेस्टली बदनीति से और विद इंटेंट टू कमिट मिसचीफ ब्रेक्स ओपन और अनफासन एन इनक्लोज रिसेप्टिकल which contains or which he believes to contain property। अब जरूरी, अच्छा पहला तो हो गया डिसऑनेस्टली हो या मिसचीफ मौजूद हो, मिसचीफ की नीयत मौजूद हो। दूसरे नंबर पे है उसको तोड़ दें, खोल दें किसी भी क्लोज कंटेनर को या बॉक्स को जिसमें कोई प्रॉपर्टी मौजूद हो, या जुर्म करने वाला सोचता है, जैसा मिसाल हमने मिर्ची में देखी थी, बॉक्स को उसने चोरी कर लिया इस नीयत से कि उसमें हार मौजूद था, लेकिन बॉक्स में हार मौजूद नहीं था। अगर वो ऐसा काम करेगा तो फिर कहा जाएगा कि डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टिकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी का ऑफेंस जो सेक्शन 461 में डिफाइन किया गया है वो उस बंदे ने कमिट किया है। तो इसमें पनिशमेंट कितनी रखी है, 2 साल आइदर डिस्क्रिप्शन की पनिशमेंट है या जुर्माना या दोनों सजाएं अदालत दे सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस है, नॉट बिलेबल, नॉट कंपाउंडेबल। लास्ट सेक्शन है हमारी आज के टॉपिक का सेक्शन 462 पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस व्हेन कमिटेड बाय पर्सन इंटरेस्टेड विद कस्टडी। कौन सा बेटा जिक्र हो रहा है, वो 461 में जो आप देख चुके हुए हैं, डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिसेप्टिकल कंटेनिंग प्रॉपर्टी, जब कोई बंदा ऑफेंस करे प्लस इसमें क्या आ गया, इंटरेस्टमेंट, इंटरेस्टमेंट उस बंदे को किया गया है। यानी कि एक तो मैं आपकी क्लास में लेट्स सपोज एंटर होता हूँ, तो उधर बैग पड़ा है किसी का, उसके अंदर घड़ी का एक बॉक्स है, वो मैं चुरा उसे खोल के कर लेता हूँ, तो वो तो 461 हो गया। लेकिन वही बॉक्स मुझे दे दिया गया है
कि सर मैं जा रहा हूँ थोड़े काम से, तो थोड़ी देर आप इसकी ना हिफाजत करें, मैं आके आपसे ले लेता हूँ, और उसको मैं खोलता हूँ। ठीक है, अब इंटरेस्टमेंट, पहले में तो इंटरेस्टमेंट नहीं था, मुझे पड़ा हुआ मिला, ठीक है, 461 बनेगा। लेकिन दूसरे में बकायदा तौर पर मुझे ट्रस्ट के तौर पर वो प्रॉपर्टी पकड़ाई गई, तो फिर सेक्शन 462 के तहत कार्रवाई होगी। whoever being interested with any closed receptacle which contains or which he believes to contain property without having authority to open the same। ठीक है, उसने मुझे कहा नहीं कि सर आप इस चीज का इस्तेमाल कर ले घड़ी का, ना मैंने उससे पूछा। ठीक है, और डिसऑनेस्टली और विद इंटेंट टू कमिट मिसचीफ, तो डिसऑनेस्टली में रॉन्गफुल लॉस रॉन्गफुल गेन दोनों आ गए, और मिसचीफ में रॉन्गफुल लॉस आ गया। ब्रेक्स ओपन करें और अनफासन करें उस रिसेप्टिकल को, फिर 462 के तहत कार्रवाई होगी। तो इसकी सजा बेटा रिग्रेस और सिंपल, अदालत की मर्जी है, वो 3 साल तक मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकती है इम्प्रिजनमेंट की, या जुर्माना कर सकती है, या दोनों सजाएं, यानी कि इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी अदालत दे सकती है। कॉग्निजेबल बाय पुलिस ऑफेंस है, नॉट बेलेबल है, नॉट कंपाउंडेबल। बाकी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसमें हम क्लैरिटी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा।